नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सोशल मीडिया बीते दिनों मोहम्मद दीपक के नाम पर उबाल मार रहा था। उत्तराखंड की महान पुलिस ने मोहम्मद दीपक के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपक का अपराध क्या था? उसका कथित अपराध सिर्फ इतना था कि उसने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों की दबंगई से बचाने की कोशिश की। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा सिद्ध बाबा ही है। नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धली एक ही बाबा है, वो है सिद्धली बाबा। जितने वो ये बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो ना, बाबा क्या है? क्या पहचान? अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? तूने कब से लिख रखा नाम? तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं, आपने है ना, आप जो नाम है तुम्हारा, नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। गणतंत्र दिवस के दिन बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग कोटद्वार की एक दुकान बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर पर पहुंचे और दुकान के मालिक से बाबा शब्द हटाने का दबाव बनाने लगे। इसी दौरान दुकानदार से बदसलूकी शुरू हो गई। कोटद्वार के स्थानीय निवासी दीपक कुमार कश्यप ने इसका विरोध किया और बुजुर्ग दुकानदार के पक्ष में खड़ा हो गए। यह देख बजरंग दल वाले और गर्म हो गए। ये लोग दीपक कश्यप के जिम तक पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। भाग गया, दीपक गुल्ला भाग गया। दीपक गुल्ले के है साथ में, दीपक गुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। इस घटना से जुड़े वीडियो और लोगों के मुताबिक पुलिस इस पूरी वारदात के दौरान मूकदर्शक बनी रही और स्थिति को काबू में करने के लिए कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है। मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। इस पूरे विवाद के बाद दीपक कश्यप ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। एक व्यक्ति इंसानियत के पक्ष में खड़ा होने की कीमत एफआईआर और डर के रूप में चुका रहा है और पुलिस का रवैया शर्मनाक है। आगे यूजीसी का सारा विवाद है। भेदभाव और असमानता का आपके लिए क्या अर्थ है? मसलन एक कथित सवर्ण युवक के लिए असमानता का अर्थ यह है। हमारे गांव तमाम ऐसे घर हैं जो समाज भूमिहार समाज से आते हैं, उनके पास अभी भी तमाम सुविधाएं उनके पास नहीं है। उनके घर पे आते मोटरसाइकिल नहीं है, क्या वो पीड़ित नहीं है? उनके घर पे आते मोटरसाइकिल नहीं है, क्या वो पीड़ित नहीं है? मोटरसाइकिल वाले इस भेदभाव से आप समझ सकते हैं कि प्रिविलेज यानी विशेष अधिकारों ने किस तरह से एक हिस्से के दिमाग के दरवाजों को बंद कर रखा है। उसे लगता है कि सामाजिक बराबरी और ऊंच नीच को खत्म करने का उपाय गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की पंचवर्षीय योजना है। ऐसे कुपड़ लोग बात बदलते ही मेरिट और टैलेंट पर एकाधिकार का दावा भी ठोक देते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने सरनेम को बुद्धि और प्रतिभा का जन्मजात सर्टिफिकेट मानते हैं। ये देश के लगभग हर बड़े पद पर मौजूद हैं। बावजूद इसके यह यूजीसी का एक बिल बर्दाश्त नहीं कर पाए जो उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का अवसर दिलाने के लिए आया था। यूजीसी के नए नियम 2026 को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। सवर्ण बिरादरियों से जुड़े संगठनों ने इन नियमों को अपने खिलाफ बताते हुए दिल्ली, लखनऊ, बरेली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसे लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक बहुत पहुंचा हुआ बाबा है जो अक्सर दूसरों को जान से मारने की धमकी देने के लिए कुख्यात है। जो शाहरुख खान का नाक कान काटेगा, नाक और कान, उसको मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा। 100 करोड़। कौवा हंस की चाल चले तो परमहंस नहीं बनता। खैर,
बाबा धमकियों का धंधा छोड़ हताश हो गया, तब कुछ दिनों बाद इसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अपने लिए ही इच्छा मृत्यु की नौटंकी शुरू कर दी। आज मैंने जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। यहां से हालात हाथ से निकल सकते थे, लेकिन चतुर हंस को ऐन वक्त पर एक दिव्य रहस्य सूझ गया। अब उसके हाथ तांत्रिक ट्रंपवा की साजिश लग गई है। देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। बस फिर क्या था, बिल के साथ साथ मोक्ष भी स्थगित कर दिया गया। चतुर हंस को मोक्ष भले न मिला हो, मगर एक भंड भक्त ने देश के शिक्षा मंत्री के नितंबों को ही मोक्ष देने की विधि समझा दिया। इस निकम्मे नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकालिए मोदी जी। मतलब लात मार के मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पदच्युत कर दीजिए, ना ना, उसको गेट पे बुला करके सही में लात मारिए आप उसके पिछवाड़े पे, और कस के वो काला जूता जो आप पहनते हैं ना, उसमें वो ठाकुर वाला जो कील है वो लगवा लीजिए। कील नहीं मिल रहा है तो स्टेशनरी में बोर्ड पिन जो आता है, वो ब्रास वाला आता है ना मोदी जी, तो उसको दूसरे तरफ से मोड़ करके उसके ऊपर फेविक्विक लेके और यू शेप में ऐसे करके कर लीजिए और ऐसा खींच करके मारिए कि उसको मतलब 10-20 दोनों चूतड़ों पे उसके यू का जो है ना वो, क्योंकि आपको यू टर्न लेना पड़ेगा ना इस पे। आप सबको पता है कि जब से मोदी जी ने भारत की बागडोर संभाली है तब से क्या क्या बदला है। भारत 2014 में आजाद हो गया, दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बजने लगा, दुनिया डॉलर की जगह रुपए में लेन देन करने लगी, भारत पेट्रोल डीजल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। हिंदू लगातार 2014 के बाद से खतरे में पड़ा हुआ था। 10 साल से भारत के तमाम न्यूज रूम की यही दशा थी। फिर 2026 में यूजीसी का समता संवर्धन बिल आ गया और हिंदुओं के ऊपर मंडरा रहा सारा खतरा सवर्णों पर शिफ्ट हो गया। अब सवर्ण खतरे में पड़ गया है। अगर 85% बाकी जातियों के हैं और सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी या उच्च जाति हैं, तो फिर ये तो माइनॉरिटी हो गए। प्रोटेक्शन तो इन्हें चाहिए, इनकी प्रोटेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई रूल्स में। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जाता। यूजीसी के नए नियम हिंदू एकता और हिंदू समाज की कब्र खोदने जैसे हैं, ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक ऐसे नियम ले आती है जो हिंदुओं को बांट देते हैं, जो तार तार कर देते हैं, बटोगे तो कटोगे को और एक हो तो सिर्फ। सवर्ण छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब वो पढ़ने जाएं तो कहीं जातीय भेदभाव के झूठे आरोप में फंस नहीं जाएं। इन सब का तो समझ आता है, ये सारे के सारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, लेकिन न 3 में न 13 में तू कौन मैं खामखा, इस बहन का सवर्ण भी खतरे में पड़ गया। जाति सूचक केवल SC, ST और OBC के लिए ही क्यों? कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो गलत नहीं है, कोई जूते 4 मारने की बात करेगा वो गलत नहीं है, वो सुअर को जनेऊ पहना देगा वो गलत नहीं है, वो कहां जाएगा? ये जवाब मैं मांग रही हूँ। समानता की बात है केवल। यूजीसी की गाइडलाइन ने सारे तथाकथित हिंदुवादी एंकराओं का केंचुल उतार फेंका और उनके अंदर का बजबजाता हुआ सवर्ण मवाद खबरिया चैनलों पर रिसने लगा। तमाम करैत, डोढ़ा, धामिन, पनिया हुआ, फिटार आदि विषधर हिंदुत्व का केंचुल छोड़कर अपने असली चमचमाते हुए जातिवादी खाल में आ गए। जैसे चित्रा त्रिपाठी के शो का यह थंबनेल देखिए। अगर जाति पर लड़ेंगे ठाकुर पंडित ही फंसेंगे। ठाकुर पंडित पर आघात, ऐसे होगा सबका साथ। सबका साथ, सवर्ण पर आघात। ठाकुर पंडित जीते, बंटवारे वाले पीछे। चित्रा त्रिपाठी जिसे ठाकुर पंडितों की जीत बता रही हैं, वो जीत आखिर उन्हें किस पर मिली है? उसी तबके से ना जिसे उन्होंने सदियों से विजित कर रखा है। उन्हें जीतना तो दूर, कथित सवर्णों के साथ रेस में शामिल होने तक की इजाजत नहीं थी। इस तरह चित्रा त्रिपाठी समेत तमाम ठाकुर पंडित जीत गए। कुतर्क के मामले में अंजना ओम कश्यप हमेशा की तरह अपने साथी दरबारियों से 2 कदम आगे निकल गई।
यूजीसी कहता है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में करीब 118% की बढ़ोतरी हुई है, मगर अंजना को लगता ही नहीं कि शिक्षण संस्थानों में कोई जातिगत भेदभाव होता भी है। 2023-24 में कुल छात्रों में से करीब 50% छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग वर्ग के थे, तो ये संख्या करीब 2 करोड़ 10 लाख हो सकती है। और इनमें से केवल ये जो सबसे नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना, 0.0018% छात्रों ने ही अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत। ये है शिकायत का परसेंट। भेदभाव की शिकायतों की दर इतनी मामूली है कि इसके आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को शोषण करने वाला मान लेना ये गलत है। यही वजह है कि समानता लाने वाले ये नए नियम शिक्षण संस्थानों में जातिगत दुर्भावना बदला लेने की टूल किट बन सकते हैं। इस ज्ञान के हिसाब से तो मर्डर के लिए भी कानून नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई नरसंहार न हो जाए। एक रोहित वेमुला और एक पायल तडवी का कैंपस के भीतर जातिगत उत्पीड़न के कारण जान देना इतनी बड़ी बात नहीं है। लश्कर नोएडा के ये तमाम एंकर इतनी थेथरई पर इसलिए उतर आए हैं क्योंकि वो खुद उस विशेष वर्ग से आते हैं जिन्हें कभी भी जातिगत भेदभाव झेलना नहीं पड़ा है, और जब कोई उनसे सवाल पूछ दे तो उसे बीच प्राइम टाइम से ही भगा दिया जाता है। आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है। अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। इस महिला का यही प्रिविलेज है कि घिर जाने पर पैनलिस्ट को सीधे शो से भगा दो। हमारे मीडिया में समाज के वंचित तबकों की न तो आवाज है न ही रिप्रेजेंटेशन। न्यूज लॉन्ड्री ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट भारत के मीडिया में शीर्ष पदों पर काबिज सामान्य वर्ग और पूरी तरह से नदारद एसटी, एससी और ओबीसी की तस्वीर को साफ करती है। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में भी वंचित तबके का प्रतिनिधित्व हाशिए पर है। 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 2 वाइस चांसलर एसटी, एससी समुदाय से हैं और महज 7 ओबीसी वर्ग से। ओबीसी प्रोफेसर सिर्फ 4% और एसोसिएट प्रोफेसर सिर्फ 6% हैं। इसके उलट जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर क्रमशः 85 और 82% हैं। और सबसे दिलचस्प विडंबना यही है कि जिस वर्ग के पास सत्ता, अवसर और विशेषाधिकारों का भंडार है उसे हमारे देश में सामान्य श्रेणी का कहा जाता है। ये एंकर अपनी बिरादरी के लिए जिस तरह से छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं वैसा किसी अन्य वर्ग के लिए नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए तो कतई नहीं। यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम लोगों को मियां मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं, फिर भी मीडिया उनसे 2 जरूरी सवाल नहीं पूछ पाता। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। दरबारी मीडिया हिमंता बिस्वा शर्मा से कोई सवाल नहीं करेगा, बीजेपी से सवाल नहीं करेगा, और मोदी जी से सवाल करने की तो खैर किसी की हैसियत भी नहीं है। देश के बजट का सीजन चल रहा है तो लगे हाथ आप न्यूज लॉन्ड्री के बजट का ख्याल भी कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन के दम से जनहित की पत्रकारिता कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट का साझा सब्सक्रिप्शन लेकर आप पत्रकारिता को विज्ञापन के दबाव से बचा सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश का सालाना बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुना देता हूं। एक राज्य था आंकड़ापुर। आंकड़ापुर आंकड़ों में बहुत अमीर था, इतना अमीर कि पूरे राज्य में गरीबी को आधिकारिक तौर पर अफवाह घोषित कर दिया गया था। वहां का राजा बड़े नरम दिल का आदमी था। प्रजा का दुख उससे देखा ही नहीं जाता था। प्रजा के हर दुख पर वह आंख बंद कर लेता था। प्रजा को दुख से बचाने के लिए उसने दुख को आंकड़ों में बदल दिया था और भूख को ग्राफ में। जब प्रजा भूखी होती तो उसे आधिकारिक तौर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता। जब लोग बेरोजगार होते तो कहा जाता स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। अगर मजदूर की मजदूरी घटती तो कहा जाता नागरिकों की सादगी ही हमारी असली विरासत है। अगर किसी को फिर भी समझना आए तो दरबारी दुख की व्याख्या करने खुद पहुंच जाते थे।
किसी के पास जूते न हो तो दरबारी कहते तुम्हारे पास जूते नहीं है तो क्या हुआ, सोचो पैर तो हैं। और अगर पैर भी न बचे तो आंकड़े भरोसा दिलाते थे कि राज्य में औसतन सबके पास 1.5 पैर हैं। फिर भी कोई सवाल पूछता तो उसे समझाया जाता तुम व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रहे हो, हम राष्ट्रीय औसत से। धीरे धीरे प्रजा ने भी औसत में जीना सीख लिया। कम दुख, कम सवाल और पूरी संतुष्टि। इस तरह आंकड़ापुर इकलौता राज्य है जहां कभी अकाल आपदा नहीं आई, वह आज भी समृद्ध है। यही हालत हमारे देश की है। अदमगोंडवी से माफी सहित कह सकते हैं कि तुम्हारे आंकड़ों में देश का मौसम गुलाबी है। आर्थिक सर्वे 2025-26 और निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को सुनते हुए लगता है हम किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से गुजर रहे हैं। हर फोटो पर फिल्टर, हर कैप्शन में मोटिवेशन। सर्वे कहता है कि युवाओं की उत्पादकता कंपल्सिव स्क्रॉलिंग में स्वाहा हो रही है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी अब आपकी उंगलियों पर है। रील्स छोड़िए वरना जीडीपी गिर जाएगी, वैसे ही जैसे रुपया गिर गया है। जी हाँ, आर्थिक सर्वे का कुल जमा यही है कि सब कुछ चंगा सी, बस रुपया ही थोड़ा नंगा सी। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कौन आदमी है जो मोदी जी से जवाब मांग रहा है? एफआईआर करो इस पर। खैर, हम बजट पर आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, मगर टेलीविजन पर देश की अर्थव्यवस्था नहीं, उनकी साड़ी सुर्खियों में थी। टीवी स्टूडियो में एंकर ऐसे एक्साइटेड थे जैसे बजट नहीं, डिजाइनर वीक लॉन्च होने वाला हो। कोई बॉर्डर की बात कर रहा था, कोई कलर पर फिदा था, तो कोई साड़ी के पीछे की पॉलिटिक्स को डिकोड कर रहा था। 2020 में पीले रंग की साड़ी पहने हुए निर्मला सीतारमण नजर आई थी। 2021 में लाल रंग की, 2022 में भूरे रंग की, 2023 में लाल और काला रंग, काला बॉर्डर है, लाल रंग की साड़ी है। 2024 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उस वक्त नीले और क्रीम रंग की साड़ी थी। 2024 में ऑफ व्हाइट रंग की, 2025 में क्रीम रंग की थी और 2024 पिंक रंग की साड़ी में निर्मला सीतारमण नजर आई। तो इस बार बजट पेश करने के दौरान उन्होंने तमिलनाडु की गहरे मेहरून रंग की कांजीवरम साड़ी को चुना था। हम डिकोड करेंगे वित्त मंत्री की साड़ी डिप्लोमेसी। आखिर आज की इस मेजेंटा साड़ी का मतलब क्या है? कांजीवरम साड़ी पहनी है, पिछली बार मधुबनी साड़ी थी, उसमें मखाना बोर्ड और ये सब निकल कर आ गया बजट में। खैर, साड़ी पर चर्चा खत्म हुई और निर्मला जी ने बोलना शुरू किया। करीब 54 लाख करोड़ रुपए के इस बजट को सुनते ही सबसे पहला रिएक्शन शेयर बाजार से आया। बजट को सुनकर शेयर बाजार रिफॉर्म एक्सप्रेस से फिसलता हुआ सीधे धड़धड़ाकर जमीन पर आ गिरा। बजट आया और मार्केट एकदम से क्रैश कर गया। दलाल स्ट्रीट ने बजट 2026 को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर सेंसेक्स 1600 पॉइंट टूटकर 81,500 के स्तर पर आ गया है और निफ्टी भी 550 पॉइंट टूटकर 25,000 के नीचे फिसल गया है। सबसे बड़ा कारण है एसटीटी की हाइक। एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। बाजार तो ढह गया। इसके बाद निर्मला जी ने घोषणाओं की बारिश भी की, लेकिन बाजार को फर्क नहीं पड़ा। बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मसलन सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, रेलें दौड़ेंगी, मेट्रो फैलेगी। अगले 5 सालों में 20 नए वाटरवेज बनाने की भी योजना है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करेगी। इस बार बजट में एक नया शब्द भी जोड़ा गया, ऑरेंज इकोनॉमी। वित्त मंत्री के मुताबिक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसमें 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। इसी दिशा में मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद दी जाएगी। वैसे गेमिंग में क्या करना है ये तो मोदी जी हमें पहले बता ही चुके हैं। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूँ, हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। खैर, इस बार रक्षा बजट में भी पिछले साल के मुकाबले करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। यह 7.84 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोकपाल का बजट घटाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल करीब 44 करोड़ रुपए था। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो देश में भ्रष्टाचार कम हो गया है या फिर अब सरकार को अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
गरीबी को लेकर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। बजट भाषण में कहा गया कि लगभग 25 करोड़ लोग भारत में पिछले दशक में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. बहुत बढ़िया। अब बस कोई जल्दी से जाकर इन 25 करोड़ लोगों को ढूंढ ले ताकि वो भी जान सके कि अब वो गरीब नहीं रहे। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। पूरे बजट शो के दौरान मिडिल क्लास दर्शक दीर्घा में बैठा तालियां बजाता रह गया। उसके हिस्से कोई बड़ा ऐलान नहीं आया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, बस प्रक्रियाओं को थोड़ा आसान करने की बातें हुई। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट शेड्स ऑफ रूरल इंडिया से है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बाराडीघी चाय बागान में खड़ी ये लोही की जालीदार गाड़ी इन बच्चों का अस्थायी ठिकाना है। 2 महीने से 3 साल की उम्र के ये बच्चे पतले दुपट्टों और पुरानी साड़ियों से बने झूलों में दिन काटते हैं। इनके पास न खिलौने हैं न खुला आंगन। इनके पास कुछ है तो बस इंतजार, अपनी माँ का जो चाय के बागानों में मजदूरी करती है। हम लोग लेके आते हैं, जैसे 5 महीने से लेके आते हैं यहाँ पर। 5 महीने से फिर छोटा ही रहता है, उसके बाद बड़ा हो जाता है। 2 साल के बाद यहाँ से हम लोग को क्रेश हाउस में रखना चाहिए, तो क्रेश हाउस तो बनाया है लेकिन नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो बागान तो हम लोग का काम ही है आना, तो क्या करेगा। बच्चा छोटा होने से भी तो हम लोग को तो बागान काम से तो हम लोग का बाल बच्चा है जो है उसका हम लोग को पालना पड़ता है, फैमिली पालना पड़ता है। इसलिए हम लोग मजबूरी हम लोग को भी कमाना ही पड़ता है बागान में, क्या करेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।